आज इसका समापन करेंगे। शुरू करें? तो एक होता है सर, बादल आकाश में कम ऊंचाई पर तैरते हैं। ध्यान दीजिएगा, बादल आकाश में कम ऊंचाई पर तैरते हैं। इसका दो आंसर देता है, एक देगा घनत्व, एक देगा श्यानता, क्योंकि हमने कहा था कि घनत्व के कारण कोई भी चीज तैरती या डूबती है। तो बादल आकाश में तैरते हैं, आप कहिएगा घनत्व के कारण। बादल आकाश में तैरते हैं, आप कहिएगा घनत्व के कारण। और सर हम कहेंगे कि भैया घनत्व अगर नहीं रहेगा तो श्यानता मार देना, क्योंकि हम कहते हैं कि बादल की श्यानता अधिक होती है हवा की तुलना में, इसलिए तैरता है। अगर घनत्व रहेगा तो आंसर क्या मारना? घनत्व। घनत्व। और घनत्व नहीं रहेगा मेरे दोस्त, श्यानता। कहते हैं बादल के कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा वे आकाश में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। यहीं पर लिख लो घनत्व पहला ऑप्शन और श्यानता दूसरा ऑप्शन। अगर घनत्व और श्यानता दोनों दे दे तो आंसर क्या मारिएगा? घनत्व मारिएगा। घनत्व नहीं रहेगा तब आंसर क्या मारिएगा? श्यानता। द्रव की श्यानता ताप के बढ़ने से क्या होती है? घटती है, और गैस की बढ़ती है। एक होता है चला आदर्श तरल। आदर्श तरल, आदर्श तरल क्या है? गौर फरमाइएगा। आइडियल लिक्विड कहते हैं। आदर्श तरल को क्या कहते हैं? आइडियल लिक्विड। ये कहता है जिसमें कोई अवगुण नहीं हो वही आदर्श होगा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, अन्ना हजारे, इसको लोग आदर्श मानते हैं। तो आदर्श वो होता है जिसमें कोई अवगुण ना हो, मतलब जिसको दबाया ना जा सके, असंपीड्य हो, जिसकी श्यानता, जिसके द्रव सतहों के बीच कोई घर्षण ना हो, रगड़ ना हो, उसे हम आदर्श तरल कहते हैं। बताओ, लेकिन ऐसा कोई तरल है जिसके सतहों के बीच अगर गति होगा तो रगड़ ना हो? ऐसा संभव है? तो भैया आदर्श तरल नेचर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जल को आदर्श तरल मान लिया जाता है। कहेगा आदर्श तरल का गुण क्या है? तो कहेंगे असंपीड्य हो, जिसे दबाया ना जा सके, अश्यान हो, जिसकी श्यानता 0 हो, उसे हम आदर्श तरल कहते हैं। मतलब कुछ भी उसमें अवगुण ना हो, वह तरल जिसके लिए संपीड्यता तथा श्यानता दोनों ही शून्य होते हैं आदर्श द्रव कहलाते हैं, परंतु प्रकृति में ऐसा तरल संभव नहीं। अब है मेरे दोस्त श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। F बराबर होता है ईटा ए dV बाई dx। F बराबर फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त ईटा ए dV बाई dx। अब यहां से अगर हम ईटा को निकालते हैं, F क्या है? F है श्यान बल, ईटा श्यानता गुणांक है, ए क्षेत्रफल है, dV बाई dx को हम वेग प्रवणता भी कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। dV को वेग और dx को मेरे दोस्त विस्थापन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। F की अगर हम बात करें, ईटा का अगर हमको यूनिट निकालना होगा, ईटा को हम लोग सेपरेट करेंगे। ईटा को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा F dx बाई A dV। ईटा को अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा F dx बाई A dV हो जाएगा।
एफ का अगर हम यूनिट की बात करें तो एफ का यूनिट हो जाएगा आपका, इसका अगर आप यूनिट निकालोगे मेरे दोस्त, मेनली इसका यूनिट कहता है, अगर इसका यूनिट निकालोगे तो एफ का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू डीएक्स हो गया विस्थापन इसका मीटर, अब बटा ए क्षेत्रफल है इसका मीटर स्क्वायर, और ये वेग है मीटर पर सेकंड। एफ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डीएक्स मीटर, ए मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल वेग मीटर पर सेकंड होगा। अब इसको सर आप काट दीजिए, यहां से ये कट गया, यहां से इसको काट दें, मीटर मीटर गया मीटर स्क्वायर से, कितना बच जाएगा मेरे दोस्त, केजी मीटर पावर -1 हो जाएगा, आज सेकंड पर पावर -1, बीमा हो जाएगा ml-1 t-1 होगा। अब देखिएगा, इसका जब भी पूछेगा मात्रक और बीमा पूछता है, लेकिन बहुत कम रेयर केसेस में, लेकिन अगर पूछेगा तो मात्रक और बीमा ही पूछेगा। गौर फरमाइएगा, श्यानता गुणांक, किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। सूत्र है F बराबर ईटा ए dv/dx। ईटा श्यानता गुणांक है, F श्यान बल है, ए प्रत्येक परत का क्षेत्रफल है, और dv/dx वेग प्रवणता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसमें dv वेग है और dx विस्थापन है। अब इसका यूनिट आपका निकाला हुआ है, देखिए आप गौर से, ईटा का ऐसा ही मात्रक F dx/a dv, F का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, dx का हो गया मीटर, ए का हो गया मीटर स्क्वायर, dv का हो गया मीटर पर सेकंड हुआ। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आता है, इसकी बीमा इतनी आती है। अरे केजी का बीमा m, m का बीमा l, s का बीमा t हो जाएगा। अब सर कहता है श्यानता का गुण तरल पदार्थ, द्रव और गैस के स्वसंजक बल के कारण होता है। बताओ, श्यानता जो होता है द्रव के अपने सतहों के बीच लगने वाला एक घर्षण बल है, अगर गैस के अपने सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही न श्यानता है, अपने सतहों के बीच लगेगा स्वसंजक की असंजक। आंसर, अगर आपको कहेगा कि बताओ केशिकत्व की घटना किसके कारण होती है, तो कहेंगे पृष्ठ तनाव के कारण। केशिकत्व की घटना किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगर आपको कहेगा श्यानता की घटना, कहेगा स्वसंजक बल के कारण। श्यानता जब भी होगा अपने सतहों के बीच रगड़ होता है कि अपने या पड़ोसिया के सतहों के बीच रगड़ होता है, और अपने सतहों के बीच रगड़ होगा तो क्या होगा, स्वसंजक की असंजक, पक्का। तरलता और श्यानता में क्या अंतर है बताइए सर, एकदम आराम से। तरलता और श्यानता में क्या अंतर, एक मिनट होल्ड डाउन। श्यानता किसकी ज्यादा होती है, मध नहीं होता है, मधु होता है, मध की होता है रे। श्यानता की अगर हम बात करें तो मधु की सबसे ज्यादा, मेरे दोस्त पानी की उससे कम। सही है। हमको ही बताइए, केरोसिन ज्यादा छह छह करता है कि मधु, तो छह छह करने का गुण, सतह पर आकर तैरने का गुण, फैलने का गुण तरलता कहलाता है। तो बताओ, जिसकी तरलता मधु की ज्यादा कि केरोसिन की, जिसकी तरलता सबसे ज्यादा उसकी श्यानता सबसे कम, और जिसकी श्यानता सबसे ज्यादा उसकी तरलता सबसे, जिसकी श्यानता सबसे अधिक उसका तरलता सबसे कम, और जिसकी तरलता श्यानता सबसे कम उसकी तरलता सबसे। बोलन दे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि श्यानता और तरलता एक दूसरे के विपरीत है। आज बताओ एक मिनट, कहते हैं तरलता व श्यानता में संबंध, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी उसकी तरलता उतनी ही, सही कि गलत।
अब लेकिन द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता क्या हो जाती है? बढ़ती है। ये तो होवे करता है। देखो ये भारी है तो इसकी श्यानता अधिक है। अरे मधु भारी की केरोसिन भारी, तो उसकी श्यानता अधिक है कि कम है? जिसका द्रव्यमान या अनुभार ज्यादा होगा उसकी श्यानता उतनी, और जिसका अनुभार कम होगा उसकी श्यानता। जैसे भारी कौन? मधु की केरोसिन, और जो जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक। कल किसी टेस्ट में ही सवाल था, रात में यूट्यूब पे था ना। जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक। कल और आज जो पढ़ाए उसमें से 4 क्वेश्चन कल यूट्यूब पे हम डिस्कशन करें। पृष्ठ तनाव वाला सवाल होगा, तुम लोग देखता है ना? वेरी गुड। छोड़ेंगे क्या? हाँ फ्री में मिल रहा है, छोड़ेंगे? फ्री में मिल रहा होगा, क्या छोड़ेगा? हम अगर उचला खाली वो कमिटमेंट नहीं देंगे और खाली हम उससे 2 कदम पीछे हट जाएं खाली, और लोग कुछ गाली देंगे 1-2 दिन, बच्चे 2-3 दिन सरिया गाली देंगे, उसके बाद लगेगा नहीं पैसा लेवे करेगा, माइंड मेकअप करेगा बच्चा, और उसके बाद गुरुजी एक बैच अनाउंस कर देंगे 100 रुपया पर मंथ। अगर आपको हमसे डिस्कशन करना है तो आपको पे करना होगा 100 पर मंथ। बच्चा कहेगा कि अब की करेगा लास्ट टाइम। अब उपाय ही, मास्टर जब अपना जुबान से पीछे हटिए गया है, आई बढ़िया पढ़ाता है इसलिए एग्जाम एडमिशन ले लो। बच्चा ना धून एडमिशन लेना शुरू करेगा। तो अब तुम सोच के देखोगे अगर 50,000 एक बैच में एडमिशन हुआ, 2100 टका फी रखे, हमारे धिया पुता को कभी तकलीफ होगा? मन करेगा तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। अरे भाई मेरे 2 महीना खाली चलना है, 50,000 ही महीना लेंगे, अगला महीना तनी और जोश में रहेगा क्योंकि हाथ में एडमिट कार्ड रहेगा, पूरा डर के हालत खराब। तो अगले महीना 70, 1,20,00,000 गुरु जी के पास होगा, धिया पुता अपना आग मुतेगा। अरे बताओ हमको कभी दिक्कत होगा? लेकिन फिर मर्द का अहमियत क्या रह गया? फिर मर्दानगी की अहमियत खत्म हो जाएगी मेरे। जो कह दिए सो कह दिए, जो गुरुजी ने कह दिया, फिर वहां सर कट भी जाए तो पीछे नहीं हट सकते। नहीं तो अभी हमको बहुत आदमी सजेशन दिया, बड़का बड़का मास्टर कहता है नहीं समझे, हम बोले लड़का जो गाली देगा, कहता है 2-3 दिन, उसके बाद तो सब मामला आज तक देखें कोई मामला 2 दिन से ज्यादा रहा है। 2 दिन के बाद लड़का जो आपसे पढ़ेगा, अच्छा पढ़ा दीजिएगा, तो वही लड़का फिर दूसरा बैच में एडमिशन दिलवा देगा, क्योंकि वो दूसरे जगह संतुष्ट नहीं होगा। तो आप सर पैसा लीजिए 100 रुपये पर मंथ, 100 रुपये पर मंथ लीजिएगा, सबका काम हो जाएगा, मेरा भी धंधा थोड़ा बहुत चलने लगेगा, आपका भी चलने लगेगा। तो सर आप सोच के देखिए, 1 करोड़ तो अभी बोल रहे हैं, अगर ये डिसीजन 1 महीना और पहले लिए होते, लेकिन तब भी लड़का ये बात जब कह देता है ना कि रविवार को नहीं पढ़ाया तुम, दानवई सेना सब। लेकिन चला हम ये घटिया काम एकदम कतई नहीं कर सकते हैं, चाहे इसके लिए गुरुजी की जान क्यों नहीं चली जाए, क्योंकि हमको पता है पैसा कभी खुशी नहीं देगा। ये बच्चा हमसे टूट जाएगा और रूठ जाएगा तो हम हर जगह तिल तिल के मरेंगे, क्योंकि मैंने बहुतों से बच्चे को रूठते देखा है। और बच्चा जगरा यहाँ चढ़ाता है ना, और ऐसा छेद में लेके जाता है कि फिर वो निकल भी नहीं पाता है, समझा। अमीरी के छत पे गरीबी का जब अंकुर फूटता है ना मेरे दोस्त, कुछ लोगों के फूटे हैं, उनसे जाके पूछना, पता चलेगा तुम्हें, ठीक ना। ये अमीरी की छत पे गरीबी का अंकुर कैसा होता है, तो मामला एकदम गंभीर होता है। ये वाईफाई स्टडी से जाके पूछना, वो बताएगा बहुत बढ़िया से तोरा कि अमीरी के छत पे गरीबी का अंकुर। एक समय लड़का जो ईमानदारी से रहेगा उसके साथ लड़का है। अभी सर मेरा फाउंडेशन बना है सर 350 का, 7100 रुपया फी लिए। ये 50 लाख रुपया हम नहीं कमाएंगे तो उससे मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ईमानदारी बरतेंगे तो यही 10 करोड़ तक जाएगा। अभी 350 का फाउंडेशन 7100 रुपया में बनाए, गुना भाग करना क्यों? क्योंकि बच्चा को पता है वो बेईमानी नहीं करेगा, जो वो बोलेगा वो कर देगा। इसी की तो वैल्यू है। अपने जीवन में हमेशा सीखना, जहां रहते हो वहां झूठ मत बोलना।
जहां रहते हो वहां फरेब मत करना, नहीं तो लोग तुमसे टूटना शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन लोग तुमसे टूटना शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्त, उस दिन तुम इतना बड़ा भिखमंगा होगा जो तुम्हारे पास सब कुछ रहते हुए वो वीरान लगेगा तुम। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन तुम लोग तो, हमको लगता है बैगनों लेने का रहता है, कल है तो अभी ये ले गया 6 रुपया में, जबकि उसको लेने गया है, लेकिन 1 रुपया के बैगन के लिए बेईमानी करता है। स्टॉक्स का नियम क्या है? सर कुछ नहीं है, सबसे बकवास नियम यही है। श्यानता कितनी होगी उसके बारे में स्टॉक्स का नियम बताता है। कहता है इन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि आर त्रिज्या की गोली किसी पूर्ण संगत समांग या अनंत विस्तार वाले तरल माध्यम से भी वेग से, यहाँ भी हो जाएगा, भी वेग से गति करे तो गोली पर कार्य करने वाला जो श्यान बल होगा उसका फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर भी होगा। द्रव की श्यानता, इसको खाली हाईलाइट करो, ये सब नहीं पढ़ना है, खाली इसको हाईलाइट करो। द्रव की श्यानता मापने के लिए स्टोक्स के नियम का प्रयोग करते हैं। द्रव की श्यानता मापने के लिए कौन नियम? स्टोक्स के नियम का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए बर्नौली चचा के नियम, सुन लीजिए करो। बर्नौली चचा कहते हैं ना कि दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा घटेगा, गति ऊर्जा घटेगा दाब बढ़ेगा। किसी भी बुक में जाओगे ना, इतना बड़ा डिफिनेशन है, लेकिन गुरुजी ने इस सब बात को हटाया और एक बात लिखा जगह से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन किससे बनेगा सर? दाब अगर घटेगा ना तो गति ऊर्जा बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा ना तो गति ऊर्जा घटेगा। अब बोलेगा तो सर मामला की है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हमको ई जेब, अगर 100 टका ई जेब में, 300 टका ई जेब में है, हम चाहते हैं मेरा पैसा संरक्षित रहे, तो ई जेब से निकालेंगे तो ई जेब में डालना पड़ेगा। इसका घटाएंगे तो इसका बढ़ाना पड़ेगा, इसका बढ़ाएंगे तो इसका घटाना पड़ेगा। तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये कहता है कि दाब बढ़ाओगे तो गति ऊर्जा घट जाएगा, दाब घटाओगे तो गति ऊर्जा बढ़ जाएगा, या गति ऊर्जा बढ़ाओगे तो दाब घट जाएगा, गति ऊर्जा घटाओगे तो दाब बढ़ जाएगा। तभी सर बैलेंस रहेगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होगा। अब कहिएगा सर ये मामला है क्या? तो जैसे ही कहता है ना कि अगर ट्रेन पे आप देखना येलो लाइनिंग खींचा हुआ होता है, देखो कभी पटरी के बगल में स्टेशन पर, वो येलो लाइन नहीं इसलिए खींचा होता है कि आप उसको पार ना करें, क्योंकि जब ट्रेन आएगी तो वो अपनी गतिज ऊर्जा के साथ आएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। गति ऊर्जा ज्यादा होगी तो उसका वहां का दाब कम होगा, और आपके यहाँ का प्रेशर हाई है, वहां चूंकि गति ऊर्जा अधिक है इसलिए दाब कम होगा, और यहाँ दाब अधिक है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में खींचा जाइए। ट्रेन आएगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी? तो दाब क्या होगा? दाब घटेगा ना। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, दाब घटेगा। सही कि गलत? पक्का? गति ऊर्जा दाब, गति ऊर्जा बढ़ेगा, दाब घट जाएगा। तो दाब जब घट जाएगा मेरे दोस्त, तो जैसे ट्रेन आएगी गति ऊर्जा बढ़ा, दाब घट गया, यहाँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में खींच लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पटरी से, कहा जाता है सर कि अगर ये कहीं पर भी कोई द्रव बह रहा है, ये कोई द्रव बह रहा है, तो इसका जो कुल प्रेशर एनर्जी है प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसका कोई काम नहीं, झूठे मुट्ठे के समीकरण देके पगले ले रहता है। एक मिनट, इसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। खाली तुमको यह जानना है कि अगर कोई द्रव किसी जगह से बहता है, किसी पाइप से बहता है, द्रव या गैस, तो उसके हर बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? नियत। कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? नियत होगा। अब कुल ऊर्जा का मान नियत होगा कहने का मतलब यह हुआ कि अगर तुम देखना कभी पाइप यूज किए हो सर, मोटर का, देखना तुमको अगर मोटर के पाइप का प्रेशर बढ़ाना होता है, अच्छा बताओ, उस पे अगर ये पाइप है, इस पे ऐसे उंगली रख देते हो तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है? तो भैया जैसे प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर जैसे बढ़ाते हो तो उसको दाबते हो, उसका क्षेत्रफल को कम करते हो, क्षेत्रफल को कम करते हो तो वेग बढ़ जाता है। वैसे ही यहाँ भी होता है, अगर यहाँ क्षेत्रफल A1 और V1 है, और ये A1 क्षेत्रफल और V1 वेग है, और यहाँ A2 और V2 है,
क्षेत्रफल A2 है, वेग V2 है। मान लेते हैं यहाँ ये 20 है और ये 10 है, और तो 20 धन 200, तो यहाँ क्षेत्रफल कम कर रहे हो तो यहाँ 5 कर दोगे तो ये 40 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ क्षेत्रफल तुम 20 करते हो और वेग 10 होता है, तो जब क्षेत्रफल को तुम 5 कर दोगे तो वेग 40 हो जाएगा। तभी ना 40 पंचा 200, 20 धन 200। यानी क्षेत्रफल कम करेंगे तो वेग बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वेग मोटका पाइप रहेगा धीरे धीरे बहेगा, पतरका पाइप रहेगा तो तेजी से बहेगा। नहीं हो इसका सर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2, लिख सकते हैं। अरे भैया 20 गुना 10 बराबर 40 गुना 5, इसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। तो आपको बताओ ये वेग दे देगा, ये क्षेत्रफल दे देगा, यहाँ का क्षेत्रफल दे देगा, वेग मांगेगा नहीं निकाल देगा, वैल्यू पुट करेगा निकल जाएगा। अब बर्नौली का सिद्धांत का कुछ और एग्जांपल है, जैसे कहेगा आंधी में छप्पर उड़ जाते हैं। टीना का छप्पर उड़ जाता है आंधी में, क्या है कि जब गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है तो सर दाब घटता है, दाब घटता है तो सर गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण छप्पर उड़ जाता है। तुमको कहेगा कमानीदार तुला के नीचे गमछा हिलाने पर, कमानीदार तुला है और इसके नीचे कहेगा गमछा हिलाएंगे, तो गमछा हिलाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो दाब घटेगा, दाब घटेगा तो कमानीदार तुला झुक जाएगा। बोले वे नहीं करेगा, सही है। आपको कहेगा सर कि वो एक वेंचुरी मीटर होता है, नाम सुने हो? वेंचुरी मीटर द्रव का प्रवाह नापता है, अधिकतर यही क्वेश्चन पूछता है कि वेंचुरी मीटर अगर मान लो ये द्रव का प्रवाह हो रहा है तो कितना वेग से हो रहा है, इसका नाप वेंचुरी मीटर करता है। तो वेंचुरी मीटर बर्नौली के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। एटोमाइजर देखे हो? अरे एटोमाइजर अगर आप देखे होंगे तो अच्छा कभी दाढ़ी कटाने गए हैं? दाढ़ी कटाने गई है तुम लोग? कुछ लड़की सबको भी दाढ़ी मूंछ होता है, तो अगर दाढ़ी कटाने जाओगे ना तो ऐसे से स्प्रे मारेगा उसी को एटोमाइजर कहते हैं। उसमें क्या होता है पहले देखना, वो खूब प्रेशर स्टोर करेगा, हाई प्रेशर जैसे करेगा तो भैया प्रेशर स्टोर करेगा तो हाई प्रेशर में सर खट खट फेंकने लगता है, एटोमाइज करने लगता है। तो वो सर कौन सा सिद्धांत है? बर्नौली। जितना भी गतिज ऊर्जा वाला सिद्धांत हो ना, सब किसका सिद्धांत है? बर्नौली। उसको हम एटोमाइजर कहते हैं। वेंचुरी मीटर द्रव का प्रवाह नापता है, वो अभी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन सिद्धांत पर? कहता है इसके अनुसार जब कोई असंपीड्य, असंपीड्य मतलब जिसे दबाया ना जा सके तथा असंयन जिसकी संयनता न हो, द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह, एक हम पढ़ाएंगे अभी तुमको, धारा रेखीय प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, इसको हाईलाइट करो, कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसकी जो कुल ऊर्जा है वो मेरे दोस्त नियत रहती है। हो गया? अब देखिए, जो भी बच्चे सर क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन वाले, एक बार आप कमेंट्स लिखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से आप सर मेरे लिए 1 टाइप कर दीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो 2 टाइप कीजिए सर। जिन बच्चों को सर, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कल का रीजनिंग अपलोड नहीं हुआ, हम दिखवाते हैं सर, अपलोड हो जाएगा। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है 1 टाइप करेंगे सर जल्दी से, क्योंकि 1-2 बच्चे हैं जिनको सर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार जल्दी से 1 टाइप कर दीजिए जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी सर टाइप कर दीजिए, हम देख रहे हैं सबका कमेंट सर।
नहीं तो 2 टाइप कर दीजिए सर। वेरी गुड, चलिए थैंक यू सर, हम समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। थैंक यू। प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए सर। कैसे हो जाएगा सर? एकदम आप आराम से पढ़िए, हम कोशिश करेंगे सर आपका काम कर देने का। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? सब एक टाइप कर रहा है ना, लेकिन 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो या तो किसी कोचिंग से रिलेट करते हैं। देखो अभी सब कितना टाइप कर रहे हैं, कर रहा है ना, लेकिन 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं सर, वो कुछ से कुछ करना शुरू कर देते हैं, उसका साफ का जवाब एक बार हम टाइप करवा के दे देते हैं, अब वो नहीं बोलेगा, अब कहेगा तो हम गरिएवा भी देंगे, क्योंकि मेरा बच्चा एक बार जो कह देंगे वो कर देगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। ये बैच के चला फी जगरा से हम तोरा पढ़ा रहे हैं 3100 है, 3100 रुपया फी लिए हैं, और सेम बैच से हम तुमको पढ़ा रहे हैं। तो बेईमानी वाला धंधा रहता ना, तो उधर 299 उधरे खत्म कर देते पढ़ा के, ठीक ना, गो होता खत्म कर देते, वो कामें नहीं करते। हमको पता है जो हम 299 में पढ़ाएंगे वही 3100 में पढ़ाएंगे। लेकिन ये बात अभी कितना चल रहा है, 1 की 2, 1 चल रहा है ना, 1 के चलेगा, कुछ कुछ चुट्टा चुटमल सब होता है। पब्लिक इसलिए शो करते हैं कि हमारे ऐप में भी उसको कर देंगे। बच्चे हैं, चला 1-2 बच्चे होते हैं, 99, देखो करता क्या है कोचिंग वाला, 1-2 की एडमिशन ले लिया, मान लो 299 टका लगा, उसको चूंकि पब्लिक कमेंट शो करता है, उसको लिख देना है कि ये 1 नंबर का छोटा आदमी है, इससे नहीं पढ़ना चाहिए, एकदम घटिया आदमी है, इसका तो वो है, इसका तो फलना है, इसका तो चिलना है, इससे बढ़िया फलना है, इससे बढ़िया चिलना है, ये करते रहता है। अब कॉपी करके बार बार पेस्ट करते रहते। हम कुछ नहीं करते हैं, एक बार खाली चलवा को बोल देंगे सरिया दो, तो पकड़ के सरिया देगा, बोल दें, नहीं बोलेंगे। अब समझ गया होगा। देखो इधर आ जाए, चला अब मामला क्या है, P + ½ रो V² + रो GH = 1 नियतांक हम बोले थे ना तुमको। अगर कोई काम नहीं है तो उनको कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन तुमको ये एरोप्लेन वगैरह जितना उड़ता है चला, सब बर्नौली के सिद्धांत पर उड़ता है। अब बर्नौली क्या कहता है, बर्नौली कहता है ना कि इधर वाला का दाब अगर कम करोगे ना गति ऊर्जा बढ़ जाए। अब गति ऊर्जा जैसे होता क्या चला कि तुम देखता होगा रनवे पर हेलीकॉप्टर जो है, एरोप्लेन जो है पहले रनिंग करता है, तो रनिंग क्यों करता है, पागल है, सीधे उड़ जाता है नहीं, पहले वो अपनी गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है, और गति ऊर्जा को जब बढ़ाएगा सर तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में फ्लो कर जाएगा, बोलो ना। अब आते हैं सर इधर, इस प्रमेय के अनुसार, देखो यही लाइन हम अपना लिखें, इस प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है तथा गतिज ऊर्जा के घटने से दाब बढ़ता है। गतिज ऊर्जा के घटने से दाब घटता है, बढ़ता है, और गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है। अब ये सब बात तो नहीं पूछेगा, एकरा पर तो सवाल है, ये हम लिखियो दिए तो बकवास है, एक एग्जाम्पल पूछेगा, लेकिन ई लाइन तो वहां भी आई है। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, हाईलाइटेड। अब देखो बर्नौली के अनुसार, बर्नौली के अनुप्रयोग, सबसे पहला तो ये पूछता है सर वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर की अगर हम बात करें, ये द्रव के प्रवाह को नापता है, किसको नापता है मेरे दोस्त, कहता है बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण जिसकी सहायता से किसी नली के द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है, यही है वेंचुरी मीटर। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाओ कनित्र। कनित्र जानते हो, और पेंट करता हुआ ऐसा देखे हो एटोमाइजर, और ऐसा देखो ऐसे ऐसे करके पेंट करता है, पिचकारी देख रहा है रे, दैट इज कनित्र, एटोमाइजर इसी को कहते हैं। यह भी बर्नौली के प्रमेय पर आधारित उपकरण है, इसकी सहायता से बूंदों का फुहारा किया जाता है। इसका उपयोग चित्रकार, जैसे पेंटिंग वगैरह करते हैं ना मेरे दोस्त, तो पेंटिंग वगैरह में ऐसे ऐसे करके पेंटर पेंट करता है, चित्रकारी, रंगाई, इत्र छिड़कने, स्प्रे। नाक कान के डॉक्टर, कान का डॉक्टर देखना, स्प्रे मारेगा खुद से एकदम अंदर तक गांज फेन निकल के आ जाएगा सब गंदगी, तो वो भी सर बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। फिल्टर पंप जानते हो,
अरे पंप जानते हो, वही तुम्हारा फिल्टर पंप वैक्यूम क्रिएट करता है, उसके बाद सर चीजों को, द्रव को बाहर निकालता है। वो भी बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। बर्नौली के उदाहरण अब ध्यान देना, हमको ही बताओ चला। पानी जो है नीचे जाने पर शांत हो जाता है कि तेज रहता है? याद करो भैया, हम बोले थे कि नीचे जाने पर प्रेशर का मान बढ़ेगा क्योंकि गहराई बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा, और गतिज ऊर्जा घटेगा तो जल धीरे धीरे बहेगा, तो जल शांत प्रतीत होगा। जो जो नीचे जाएंगे दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा गतिज ऊर्जा घटेगा, क्योंकि बर्नौली कहता है कि दाब बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा घट जाएगा, और जब मेरे दोस्त गतिज ऊर्जा घट जाएगा तो धीरे धीरे बहेगा, तो कहेगा पानी के अंदर जल शांत होता है। कौन प्रमेय का उदाहरण? अब देखो, तेज आंधी पर टीन के छत का उड़ जाना, कमानीदार तुला के नीचे गमछा हिलाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ता है जिसके कारण दाब। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो लोगों को दूर हटने की सलाह दी जाती है क्योंकि गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घट जाता है, और दाब घटेगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में। गहरा जल सदैव शांत होता है क्योंकि जहां जल गहरा होगा वहां द्रव का स्थैतिक दाब अधिक होगा। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जहां गहरा होगा दाब अधिक न होगा, और दाब अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जहां जल का वेग कम होगा वहां जल क्या होगा? क्लियर? तो कहते हैं बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है? कहता है द्रव अगर प्रवाहित हो रहा है तो प्रत्येक बिंदु पर द्रव का कुल ऊर्जा नियत रहेगा, दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगा। है मेरे दोस्त, बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेंचुरी मीटर, एटोमाइजर, फिल्टर पंप, गमछा हिलाओ तुला झुकेगा, रेलवे की पटरी से दूर खड़े रहने की सलाह दी जाती है। किसके कारण? बर्नौली के। अविरलता का सिद्धांत वही है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यही है चला। A1 V1 बराबर A2 B2 होगा। जहां क्षेत्रफल ज्यादा है वहां वेग, और जहां क्षेत्रफल कम है वहां वेग। इसको हम ए भी बराबर कांस्टेंट भी कहते हैं। यही अविरलता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। यदि कोई असंपीड्य और असंयान द्रव अर्थात आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली, और असमान अनुप्रस्थ काट मतलब सर एक जगह नली का आकार छोटा और एक जगह नली का आकार, यही है क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट वाली नली में बह रहा हो तथा उसका प्रवाह धारारेखीय हो, धारारेखीय हो मतलब सीधा हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल समान रहता है। इसे ही अविरलता का सिद्धांत कहते हैं। वही बात, सीधी बात, नो बकवास। A1 V1 बराबर, ठीक है। क्रांतिक वेग चला, एक होता है धारारेखीय प्रवाह, एक होता है विक्षुब्ध प्रवाह। प्रवाह दो प्रकार के, शायद आगे दिया हुआ होगा, आगे है क्या प्रवाह के प्रकार, हम बता देते हैं। प्रवाह दो प्रकार के, एक होता है धारारेखीय प्रवाह, एक होता है मेरे दोस्त विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो।
हो गया। धारा रेखीय प्रवाह की अगर हम बात करें तो ये सीधा प्रवाह होता है, और अगर मेरे दोस्त हम विक्षुब्ध प्रवाह की बात करें तो ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, एक होता है धारा रेखीय प्रवाह, एक होता है क्या विक्षुब्ध। विक्षुब्ध मतलब टेढ़ा मेढ़ा ना। एक मिनट, होल्ड ऑन। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग सीधा चलेंगे मेरे दोस्त, तो जिस रास्ते पर हम चलेंगे पीछे से लोग आते हैं वो भी उसी रास्ते पर चलेंगे, और अगर हम टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो जिस रास्ते से हम चलेंगे, जिस बिंदु से हम चलेंगे उस बिंदु पे वो आएगा कि नहीं आएगा, उसका कोनो गारंटी है? तो धारा रेखीय प्रवाह में प्रत्येक कण अगला कण पिछले कण के पाथ पर चलता है। विक्षुब्ध में ऐसा नहीं होता है, इधर उधर चलता। इसीलिए जितने भी नियम है बर्नौली वगैरह के, सब किस पर लागू होते हैं? धारा रेखीय पर लागू होते हैं। इसीलिए देखना सबके डिफिनेशन में धारा रेखीय, और ये क्वेश्चन जब आता है तो बच्चा इसको छोड़ देता है, उसको बहुत टफ लगता है। जल्दी से लिख लो। लिख लिया? बुक में लिखा हुआ है, आ जा इधर। अब देखो, अगर अब ये क्रांतिक वेग क्या है मेरे दोस्त? व्हाट इज क्रांतिक वेग? हमको ही बताओ। वेग जब ज्यादा होगा तब धारा रेखीय होगा कि विक्षुब्ध हो जाएगा? धारा रेखीय होगा मेरे दोस्त। जब वेग ज्यादा होगा ना तो इधर उधर बहने लगेगा। तेजी से आता हुआ पानी कभी सीधा आएगा कि टेढ़ा आएगा? रे, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस है। तेजी से आता हुआ पानी जब भी आएगा, तो देखो वह वेग जिससे कम वेग हो तो धारा रेखीय, और वह वेग जिससे ज्यादा वेग हो तो विक्षुब्ध। यानी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो विक्षुब्ध ना हो जाएगा, तो कोई एक लिमिट होगा ना, जिससे कम होगा तो धारा रेखीय, जिससे ज्यादा होगा तो विक्षुब्ध। मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से कम होता है तो धारा रेखीय रहता है, सीधा बहता है। अगर 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाता है तो विक्षुब्ध हो जाता है। यही वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। वह वेग जिससे कम वेग होने पर धारा रेखीय और जिससे ज्यादा होने पर विक्षुब्ध। कहते हैं मेरे दोस्त, यदि द्रव का प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है, यह निश्चित वेग है, इससे कम होगा, तो द्रव का प्रवाह क्या कहलाता है? धारा रेखीय प्रवाह होता है। अर्थात द्रव का प्रत्येक कण सीधा न रे, उसी बिंदु से होकर गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरा। धारा रेखीय में सर सीधा सीधा बहेगा, जिससे हम जाएंगे उधर से वो आएगा। उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था। वो इस निश्चित वेग को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं, जिससे कम पर धारा रेखीय। फिर अगला पॉइंट कहता है, यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो तो धारा रेखीय की विक्षुब्ध? नहीं बुझा रहा है? पक्का? विक्षुब्ध में वेग ज्यादा होगा कि कम होगा? पक्का ना? चलो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। फास्ट ना हो रहा है? बुझा रहा है ना? इतना फास्ट नहीं करेंगे गड़बड़ हो जाए, तब सिलेबस से तो और कंप्लीट नहीं हो। हम खाली ई पढ़ाएंगे फाउंडेशन में तो हम पूरा क्लास यही पढ़ा देते हैं, 40 मिनट एक पढ़ लेंगे। लेकिन तुम लोग का चूंकि पढ़ा हुआ है इसलिए समझ में आता है। नया चूजा को पहले क्रांतिक समझाने के लिए हमको ये बहुत चीज़ समझाना पड़ेगा, तब वो जाके यहाँ आएगा। तुमको एक लाइन में तुम इसको इसलिए समझ पाते हो क्योंकि तुमको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी। हमको ये बताओ, क्रांतिक वेग से अगर ज्यादा वेग होगा तो तेजी से बहेगा, तो तेजी से बहेगा तो विक्षुब्ध हो जाएगा। और तेजी से बहेगा तो मान लो तेजी से तुम ही लोग दौड़ने लगोगे तो के से जाएगा, के से जाएगा। जिस बात से हम चलेंगे उधर तुम चलेगा क्या? लेकिन अगर धीरे धीरे चलेंगे तो वही बात तो यहाँ भी है। कहता है यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है, यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। सही है? विक्षुब्ध प्रवाह के कारण द्रव टेढ़ा मेढ़ा और भंवरदार चलता है। सही है? देखो ये कहता है कि जब द्रव का, बकवास पॉइंट है कुछ खास नहीं है,
जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? श्यानता। देखो ये कहता ये है कि अगर क्रांतिक वेग से कम हुआ एकदम आराम से, हमने कहा था तुमको कि बहना दो चीजों पर निर्भर करता है, एक श्यानता पर, दूसरा घनत्व। अगर क्रांतिक वेग से कम वेग है तो इसका बहना किस पर निर्भर करेगा? श्यानता पर। और क्रांतिक वेग से अधिक है यानी विक्षुब्ध न हो गया, इसका बहना किस पर निर्भर करेगा? यही दो बातें इसने कही है। कहता है जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः श्यानता पर निर्भर करता है, और यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता। क्लियर? लेकिन सर आपको पूछेगा बताओ बर्नौली का प्रमेय किस पर लागू होता है? धारा रेखीय पर कि विक्षुब्ध पर? पक्का ना? अविरलता का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? धारा रेखीय पर। कोई भी सिद्धांत धारा रेखीय पर ही लागू होगा, टेढ़ा मेढ़ा चीजों पर सिद्धांत लागू। क्लियर? अब आ जाइए सीमांत वेग। सीमांत वेग कुछ नहीं है सर, किसी वस्तु को आप ऊपर से फेंक दीजिए, पहले उसका वेग बढ़ेगा और फिर उसका वेग कांस्टेंट हो जाता है। किसी वस्तु को मेरे दोस्त ऊपर से फेंक दो, किसी वस्तु को आप ऊपर से फेंक दो, गिरा दोगे तो पहले उसका वेग बढ़ता है और फिर उसका वेग नियत हो जाता है। नियत हो जाता है, उसी नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। उसी नियत वेग को कौन वेग कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। जैसे आपको कहेगा पैराशूट से कोई आदमी कूदा तो पहले उसका वेग बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे उसका वेग कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आपको मेरे दोस्त कहेगा कि अगर मान लीजिए एक सिक्का को पानी में गिरा दिया जाता है तो कहेंगे पहले उसका वेग बढ़ेगा, उसके बाद उसका वेग नियत हो जाएगा। उसी नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। बोलो ना दे। तो ये द्रव और गैस किसी में भी गिरा दीजिएगा तो पहले उसका वेग बढ़ेगा, उसके बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब वही कांस्टेंट वेग क्या कहलाता है? सीमांत वेग। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरता है, श्यान द्रव मतलब जिसकी श्यानता हो कि नहीं हो, तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय के बाद वह नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को ही बढ़े हुए वेग को सीमांत वेग नहीं कहते हैं। कौन वेग को कहते हैं? नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। जैसे पैराशूट की सहायता से नीचे उतरता सैनिक सीमांत वेग से पृथ्वी पर उतरता। अरे पहले उसका वेग बढ़ेगा कि घटेगा? और फिर बाद में नियत हो जाएगा। उसी नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है? एक है इलास्टिसिटी, एक है प्लास्टिसिटी। सुना है रे? अगर कोई वस्तु बिना टूटे अपना आकार बदल ले तो उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर कोई वस्तु बिना टूटे अपना आकार बदले या फिर से उसी आकार में आ जाए तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे रबर बिना टूटे आकार बदलेगा, फिर से उसी आकार में आ जाए, इलास्टिक। गीली मिट्टी, छोटा गीली मिट्टी है, कैसे टूटेगा? गीली मिट्टी है, जिस शेप में आप बदल दोगे बिना टूटे अपना आकार बदल लेगा, लेकिन वही आकार में रह जाएगा। ये प्लास्टिक की इलास्टिक, इलास्टिक मतलब उस आकार में आ जाएगा। बोलो न रे। प्लास्टिक को सुघट्यपन कहते हैं हिंदी में। प्लास्टिक को क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे दोस्त कि बिना भंजन, भंजन का मतलब होता है टूटना, बिना भंजन के पदार्थ के विपरीत होने की योग्यता क्या कहलाती है? सुघट्यपन। पदार्थ को विपरीत या विकृत लिख लो यहां पर, विकृत लिखा हुआ है। तुम सोचो किस लेवल पे किताब पे काम हुआ हो। तुम लोग को तो बड़ा मजा आ रहा है अभी, लेकिन तुम सोचो बच्चा कितना गरियाता अगर ये विपरीत विकृत ना हुआ होता। इसको कितना माइन्यूटली पढ़ना पड़ा होगा।
तुम लोग किताब जब आता है ना तो खाली एगो आंसर गड़बड़ हुआ 100 गाली। कभी सोच के देखो, ये 512 पेज का किताब चला, 1 महीना में हमको लगता है कम से कम 30 बार चेक हुआ, 30 बार। 18 से 19 लोग हम लोग इस पे लगे, तभी विपरीत विकृत हुआ, गवर्नर से गवर्नर हुआ, ठीक है ना। अरे टाइपिस्ट को 6 सिग्मा में कुछ अंतरे नहीं बुझाता है, साफे मूढ़मती। टाइपिस्ट से बड़ा मूढ़मती, मतलब ये समझो लास्ट में वो टाइपिस्ट का हम सैलरी बढ़ा, बोला हम भाग जाएंगे, इतना बार करेक्शन हमारा से नहीं होगा। हम लोग बोले भैया हम नए हम लोग राइटर बने हैं, थोड़ा मदद कीजिए, क्योंकि जो बहुत पुराने राइटर होते हैं उनका एक बार में प्रूफ रीडिंग हो पाता है। तो इसलिए कि वो सर एक बार किताब लिख दिए, अब कहेंगे पब्लिकेशन वाले को आप छाप दीजिए। हम लोग क्या करते थे, ये किताब लिखे तब लगता था ये पॉइंट यहाँ छूट रहा है, कहते थे यहाँ से उठाइए यहाँ लेके चल जाइए, फिर वही पॉइंट लगता था कि नहीं वही ठीक है, इसको और इस तरीके से कर देंगे तो बच्चा को समझ में आए, फिर कहते थे यहाँ से उठाइए फिर वहाँ लेके चल जाइए, फिर कहते थे इतना पारा उठा दीजिए वहाँ लेके चल जाइए। वो पागल हो गया लास्ट में किताब को सेटिंग करते करते। और अभी देखो किताब कितना शेड्यूल वे में, एकदम कंप्लीट शेड्यूल वे में चलता जाए। थोड़ा बहुत ABCD का कहीं पूरे फिजिक्स में एक जगह आंसर में गड़बड़ी है, हम अभी चेक करवाए हैं, लगभग लाइट तक चेक करवा दिए एक जगह। केमिस्ट्री में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाद में जो हम कुछ पेपर्स डाले थे गैसियस थ्योरम में, उसमें 5 का आंसर गलती हो गया था। बाकी कहीं पर भी आंसर गड़बड़ी होने के, अब तू समझो पहला एडिशन का किताब है, किसी का तो NCERT का 12वां एडिशन चल रहा है, लेकिन जूल बटा सेकंड अभी तक जूल सेकंड नहीं हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट का नियतांक। लूसेंट का हमको लगता है 18वां एडिशन चल रहा है, उसमें भी वही लिखा हुआ है जो NCERT में भी गलत लिखा हुआ। अब शायद NCERT सुधारा है शायद, अभी तक लूसेंट में वो गलती चल रहा है, जबकि 12वां एडिशन है। मेरे किताब का ये पहला एडिशन है, फिर भी चला। ये सब चीजें तुमको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। बच्चा को हम कहेंगे रे चला विपरीत नहीं होगा विकृत होगा, वो कहेगा तुम्हारी किताब में गलती है, कहता है विपरीत नहीं होगा विकृत होगा, नौटंकी करता है रे। हम खाली कह देंगे बाबू रे यहाँ 2 जो है ना 10⁻2 है, यहाँ आ गया मिस्टेक से फॉन्ट चेंज हुआ इसलिए, कहेगा 102 है, तू गलती किया है मान लो। कहता है बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है? सुघट्य। जैसे प्लास्टिक सुघट्य है कि इलास्टिक है? बेकेलाइट, टेफ्लॉन इत्यादि। सही है। अभी सर प्लास्टिक के प्रकार में ये आपको हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद है प्रत्यास्थ, ही तो जानवे करता होगा। रबर को सर हम ऐसे खींचते हैं, खींचने के बाद छोड़ देंगे, पुनः अपने आकार में आएगा। कहते हैं जब वस्तु को बल लगाकर खींचा जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, और जब हटा लिया जाता है तो वह पुनः उसी आकार में आ जाता है। यह गुण क्या कहलाता है? आज जो जितना हार्ड होगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी अधिक होती है। लिख लो, कल 2 क्वेश्चन था सांबला में। प्रत्यास्थता समानुपाती होता है कठोरता के। प्रत्यास्थता समानुपाती होता है किसके मेरे दोस्त? कठोरता। प्लास्टिक और इलास्टिक में अंतर समझा? क्या समझा? खींचेंगे पुनः अपने शेप में नहीं आएगा, वही आकार ग्रहण कर लेगा। प्लास्टिक खींचे या छोड़ दिया पुनः उसी आकार में आ गया। प्लास्टिक को ही सुघट्य कहते हैं। प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, इलास्टिक टेम्पररी डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है। बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा सिद्धांत। कौन सिद्धांत? दाब बढ़ेगा तो गति ऊर्जा घटेगा, दाब घटेगा तो गति ऊर्जा। क्लियर? आज की कार्रवाई यहीं रखें। थैंक यू वेरी मच। उनको बुलाओ तो, लिखिए जी।